बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं और हम आज फ़र्स्ट ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम बाइनोमियल एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेंगे। इस चैप्टर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमने बहुत से क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी थी वो किए, जो पहले 11 सवालों पर मुश्तमिल थे। अब हमने क्या किया कि लास्ट लेक्चर से हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी या बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। इंशाल्लाह इस टॉपिक को इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और दुआ है रिज़्क़ की। हम अपने रब से रिज़्क़ इस अंदाज़ में मांगें, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारकन वासियन मिन इंदिक। ए हमारे परवरदिगार, हम सब को रिज़्क़ अता फरमा जो हलाल हो और तय्यब हो यानी पाक, मुबारक हो। मुबारक का मतलब ये होता है कि वो हमारी जिस्म या हमारे लिए वो बिल्कुल बेहतरीन हो और उस रिज़्क़ के तमाम फ़ायदे हम तक पहुँचे। ऐसे रिज़्क़ को हम मुबारक कहते हैं। वासियन वो वसी हो, इतना वसी हो कि हम उस रिज़्क़ से तेरे मखलूक की खिदमत कर सकें। और ए हमारे रब, हम पर एक और एहसान कर कि ये रिज़्क़ किसी के वसीले से न हमको अता फरमा बल्कि मिन इंदिक डायरेक्ट तो ख़ुद हमें अता फरमा। आमीन। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है और उसका बी पार्ट। अगर क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट को हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 5 डाइज आर टॉस 96 टाइम। तो इस सेंटेंस से हमें मिला क्या कि स्मॉल n तो 5 है और कैपिटल N 96 टाइम हमने क्या किया, टॉस किया 5 डाइस को। ठीक होगी बात। आगे कहता है फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। उसके बाद व्हेन थ्रोइंग ऑफ 4, 5 और 6 इज रिकॉर्डेड एज अ सक्सेस। 4, 5 और 6 को रिकॉर्ड किया है सक्सेस के लिए, लिहाजा 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो प्लस करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये है जी हमारे पास 3/6। तो यहाँ पे हमारे पास 3/6 और 3/6 का मतलब होता है 1/2। लिहाजा हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, P इज़ इक्वल टू 1/2। जब P की वैल्यू आ जाए तो आपके पास Q मालूम करना बहुत आसान है। Q कैसे मालूम करते हैं, 1 - P। हम लिखते हैं 1 - P। लिहाजा Q इज़ इक्वल टू 1 - 1/2 और Q इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2। जब आपके पास स्मॉल n, P और Q की वैल्यू मालूम हो जाए तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिखेंगे और उस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फार्मूला आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू स्मॉल x इज़ इक्वल टू क्या है जनाब, इज़ इक्वल टू जी NCx P की पावर x और Q की पावर n-x। इस फार्मूले में आप रिलेटेड वैल्यूज़ n, P और Q ये तीनों वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं।
हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू n, हमारे पास क्या है 5, हम लिखेंगे 5cx, लिहाजा p की वैल्यू 1/2, इसकी पावर x और q की वैल्यू भी 1/2 है और उसकी पावर भी 5 माइनस x लिख लेते हैं। x की पॉसिबल वैल्यूज़ आपके पास क्या हो सकती हैं? x की पॉसिबल वैल्यूज़ आपके पास 0 से स्टार्ट होती हैं। आप लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। मैक्सिमम वैल्यू 5 तक चलेंगे। अब जब आप 0 पुट करते हैं तो 5c0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 माइनस 0 लिख लिया। अब जब आपने 1 पुट किया तो क्या लिखेंगे? 5c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 आप लिखें, या फिर आप लिख सकते हैं 5 माइनस 1 4, और इसी तरह आप आगे 2 पुट करेंगे तो लिखेंगे 5c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 5 माइनस 2। आपने 3 पुट करना है इस फार्मूले में, 5c3 1/2 की पावर 3 1/2 की पावर 5 माइनस 3। फिर आपने 4 पुट किया, 5c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 5 माइनस 4, और फाइनली 5c5 और 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 5 माइनस 5। लिहाजा इन सब वैल्यूज़ को अब आपने क्या करना है? कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। कैलकुलेटर से जब आपने सॉल्व किया तो पहली वैल्यू आई 1/32, क्योंकि 5c0 आंसर आता है 1, फिर हम 1/2 की पावर 0 लेते हैं तो वो भी 1 आ जाएगा, 1/2 की पावर 5, तो फाइनल आंसर 1/32। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये 5c1 का आंसर तो 5 आ गया और ओवर 32 वैसे ही आ जाएगा। 5c2 जब आप कैलकुलेटर से 5c2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/32। 5c3 वो हमारे पास क्या होता है? 5c3 फिर हमारे पास 10 हो गया ओवर 32। 5c4 वो हमारे पास 5 हो गया, 5 ओवर 32, और 5c5 आंसर 1 होता है, और 1/2 की पावर 0 ये भी हमारे पास 1 हो गया, तो फाइनली आंसर यहाँ पे 1/32 आ गया। अब ये देखें 10 और 10 20 हो गया, 5 और 5 10, ये 30 हो गया, और ये 1 और ये 1 2, 30 और 2 32 ओवर 32, आंसर हमारे पास यहाँ पे इसका टोटल 1 होता है। इसके बाद उसने सवाल में ये पूछा हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था कि अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पूछे या बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी पूछे एक ही बात होती है, एक ही तरीके से सॉल्व होता है। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा था? अगर सब बच्चों को याद हो लास्ट लेक्चर में, तो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमने कैपिटल N को P ऑफ X के साथ मल्टीप्लाई किया था। कैपिटल N मेरे पास क्या है यहाँ पर? कैपिटल N शाबाश 96 है, 96 को मल्टीप्लाई करूँगा 1/32 के साथ, फिर यहाँ 96 को ही मल्टीप्लाई करूँगा 1/32 के साथ। यहाँ पर हमारे पास 96 कैपिटल N है, 10/32 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 96 को 10/32 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर फिर 96 कैपिटल N को 5/32 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे 96 है तो 1/32 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने के बाद इनका सम इट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल N, यानी 96 इसका टोटल होना चाहिए। अगर 96 टोटल नहीं है तो फिर आप की वैल्यूज़ में कहीं गलती आ रही है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? 96 को मल्टीप्लाई किया 1/32 के साथ, तो 96 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/32 के साथ तो इसका तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने क्या किया? 96 को 32 पे डिवाइड कर दिया, 96 को डिवाइड किया 32 पे, तो आंसर आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है जी, आपके पास आंसर 3 आ गया।
अब 96 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमसे गलती ये हुई कि यहाँ पे भी 1 लिख दिया, ये 5/32 है। तो अब आपने 96 को 32 पे डिवाइड किया, वो तो 3 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 5 से, तो यहाँ पे आपके पास आंसर 15 आ जाएगा। यहाँ पे 96 को 32 से डिवाइड करते हैं तो वो फिर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे भी फिर 30 आ गया, और यहाँ पे 3 5 15 हो गया, और यहाँ पे आपके पास आंसर 3 आ गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका टोटल जो है वो 96 है या नहीं है। 30 और 30 ये तो आपके पास 60 हो गया, ये 70, ये 80 हो गया, 80 के बाद ये आपके पास 5 और 5 फिर 10 हो गया, तो ये 90, 93, और 93 में जब आपने 3 प्लस किया तो 96, इसका टोटल 96 है। लिहाजा ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, ये बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है, और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी कहलाती है। तो इन तीनों में से अगर किसी का भी नाम आ जाता है तो हम बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, जो कि इंतहाई अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट, इसके बाद 13 का ए पार्ट, 14 का ए, 15 का ए, ये तीनों सवाल बहुत अहम सवाल हैं। हम सबसे पहले 13 का ए करते हैं, और 13 का ए जो है वो हमारे पास क्या है, एक प्रूफ है, एक हमारे पास बहुत छोटा सा प्रूफ है जिसे हमने प्रूफ करके दिखाना है कि मीन की वैल्यू जो है वो 2p है, और वेरिएंस जो है वो 2pq, और स्टैंडर्ड डेविएशन 2pq स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 का ए पार्ट, 13 और 13 का ए पार्ट। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि शो डैट, आपने साबित करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपने साबित करना है। शो डैट, क्या साबित करना है? आपके पास जो मीन है, मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, शायद मीन इज इक्वल टू 2p एंड सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसके इक्वल है, 2pq। मीन 2p के इक्वल आपने प्रूफ करके दिखाना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपने प्रूफ करना है 2pq स्क्वायर रूट फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इन विच, जिसमें n की वैल्यू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए तो बाइनोमियल का मीन 2p और स्टैंडर्ड डेविएशन 2pq स्क्वायर रूट होता है। इसको आपने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 2, और p की वैल्यू नहीं मालूम, p ही लिख लेते हैं। q की वैल्यू 1 माइनस p लिख लें, या q की वैल्यू भी नहीं मालूम, हम q ही लिख लेते हैं। n, p और q, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएं तो आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला याद है बच्चों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x। फार्मूला होता है NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब आपने इसमें n की जगह पे 2 लिखना है, p की जगह पे p और q की जगह पे q ही लिखा रहने दें। आपने यहाँ पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू जी 2cx p की पावर x और q की पावर 2 माइनस x लिख लिया। x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, x की पॉसिबल वैल्यूज़ आपके पास 0, 1 और 2, n तक जाते हैं हम, और n हमारे पास है 2। अब आपने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, 0 भी, 1 भी और 2 भी। जब 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो 2c0 p की पावर 0 और q की पावर 2 माइनस 0, यहाँ पे लिखेंगे 2c1 p की पावर 1 और q की पावर
2 माइनस 1। यहाँ पे लिखेंगे 2c2 और p की पावर 2 और q की पावर 2 माइनस 2 पुट कर दिया। अब आपने इसे सॉल्व किया, 2c0 कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, p की पावर 0 ये भी 1 आ गया, और q की पावर 2 तो ये q की पावर 2 ही लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे 2c1 जब सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 2। यहाँ पे p की पावर 1 और q की पावर भी 1 लिखी जाएगी। 2c2 का आंसर कैलकुलेटर से 1 आ जाएगा, p की पावर 2 और q की पावर 2 माइनस 2 0, तो जिसकी पावर 0 तो वो 1 आ गया। यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके पास q स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2pq, और यहाँ पे आपके पास आ गया p स्क्वायर। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। इस डिस्ट्रीब्यूशन से आपने क्या मालूम करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। मीन मालूम करेंगे तो वो 2p आ जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे तो वो 2pq स्क्वायर रूट आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे टेबल को दोबारा रिपीट करते हैं। x हमारे पास है जी 0, 1 और 2। यहाँ पे p ऑफ x वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर सबसे पहले है जी q स्क्वायर, यहाँ पे 2pq और यहाँ पे p स्क्वायर। ठीक है जी, ये तीनों आंसर हमने बनाए हुए हैं। मीन मालूम करने के लिए हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मालूम करने के लिए हमें चाहिए समीशन x इंटू p ऑफ x। बिल्कुल इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम सिग्मा कहते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरत है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके लिए हमें चाहिए समीशन x स्क्वायर p ऑफ x माइनस समीशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। अब इसके लिए हम दो कॉलम्स बनाएंगे अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसका यहाँ पर टोटल तो 1 है, इधर आएगा x इंटू p ऑफ x। तो जब x इंटू p ऑफ x आता है तो वो क्या करेंगे, 0 इंटू q स्क्वायर 0, 1 इंटू 2pq, तो यहाँ पे आ गया 2pq, और 2 इंटू पी स्क्वायर वो आपके पास 2p स्क्वायर आ गया। इन तीनों का सम करें। अब इन तीनों का सम हम कैलकुलेटर पे तो कर नहीं सकते, लिहाजा इनको हम सिंपली यहाँ लिखते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 0 प्लस 2pq प्लस 2p स्क्वायर। 0 किसी में प्लस करें या ना करें उसकी तो कोई बात नहीं, लिहाजा 0 प्लस ख़त्म हो गया, 2pq प्लस 2p स्क्वायर बच गया। यहाँ से 2p कॉमन ले लें, 2p आपने कॉमन लिया तो q प्लस p रह गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि q प्लस p किसके इक्वल है। q प्लस p जो है, q प्लस p इट मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2p इंटू 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p, लिहाजा हमारे पास मीन साबित हुआ कि वो 2p के ही इक्वल है। अब हम वेरिएंस की तरफ चलते हैं, और वेरिएंस के लिए हमें क्या करना है कि हम एक कॉलम और बनाएंगे, और वो होगा x स्क्वायर इंटू p ऑफ x। अब इसको सॉल्व कर लें जनाब। 0 को मल्टीप्लाई फिर x के साथ करते हैं तो 0 आएगा, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2pq आ जाएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास 4p स्क्वायर आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, शाबाश, हम ये लिखेंगे 0 प्लस 2pq और प्लस 4p स्क्वायर माइनस, आगे समीशन x इंटू पी ऑफ x है, तो समीशन x इंटू पी ऑफ x, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को सॉल्व किया है तो वो 2p है। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। 2p स्क्वायर, यहाँ पे एक गलती हो रही है, और वो क्या है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो स्क्वायर रूट लिखते हैं, और जब स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो, वेरिएंस हो, तो फिर हम स्क्वायर रूट नहीं लिखते। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में ये सारी वैल्यूज़ आएंगी जी। स्क्वायर रूट में आ गई, 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम शुरू करेंगे 2pq
प्लस 4p स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, वेरी गुड 4, और p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर लिख देते हैं। ये 4p स्क्वायर से कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारे पास 2pq और स्क्वायर रूट और बाहर लिख देते हैं सिग्मा। इट इज़ डिनोटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज मस्ट बी इक्वल टू 2pq। ये बहुत ही अहम सवाल था। और इसी तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 के ए पार्ट में n लिख दिया गया है और 15 के ए पार्ट में 3 है n की जगह पे 3 लिख दिया गया है और 3 के साथ हम करेंगे। और इसी तरह का एक और सवाल है और वो है 22 का ए पार्ट, उसमें n की वैल्यू उसने 4 दी हुई है। तो ये 13, 14 और 15 और 22 इन चारों सवालों में जो ए पार्ट दिए हुए हैं वो इसी तरह के प्रूफ हैं जो साबित करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 2 के साथ जिस बच्चे को समझ आ गया है वो 3 और 4 के साथ तो खुद कर लेगा, n वाला इंशाल्लाह मैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट किया है और 13 के ए पार्ट को अच्छे तरीके से समझने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। 13 के बी पार्ट में उसने क्या लिखा हुआ है, उसने लिखा है 4 डाइस आर थ्रोन, हमने 4 डाइस थ्रो कर दी and the number of sixes in each throw is recorded। हमने हर थ्रो में नंबर ऑफ सिक्सेस को रिकॉर्ड किया, लिहाजा आप ज़रा बताएं कि p किसके इक्वल होगा। n तो आपको पता चल चुका होगा कि स्मॉल n आपके पास क्या है, शाबाश, पहला लफ्ज़ क्वेश्चन का यही है 4, तो स्मॉल n आपके पास 4 है। p के लिए उसने कहा कि हमने किस चीज़ को रिकॉर्ड किया फॉर सक्सेस के लिए, हमने सिक्सेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 है और उसका बी पार्ट है। सबसे पहले नंबर पे हमें n की वैल्यू मिल गई, वो 4 है। p की वैल्यू मिली, वो सिक्सेस में इंटरेस्टेड है और डाइज में सिक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 होती है। q इज इक्वल टू 1 माइनस p, लिहाजा 1 माइनस 1/6 और यहाँ पर 6 माइनस 1/6 5/6, ये हमारे पास q आ गया। जब कभी हमें किसी क्वेश्चन में स्मॉल n p और q मिल जाए तो हम फार्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिखेंगे और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। अब हम बाइनोमियल का पहले फार्मूला तो लिखें। बाइनोमियल का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर दें तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, यहाँ पे स्मॉल n 4cx p 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 4 माइनस x। यहाँ पे एक और चीज़ गिवन होनी चाहिए, वो है कैपिटल N। और कैपिटल N क्यों गिवन होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि राइट डाउन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 1 2 3 4 6। फिर उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट मीन नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ सिंगल थ्रोज। तो 2 बातें पूछी हुई हैं। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कैपिटल N की ज़रूरत है और कैपिटल N क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए और जो कि 108 है। दिस इज़ रिपीटेड 108 टाइम, तो 108 आपके पास ये आ गया। अब नंबर 1 पे उसने पूछा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, तो इस फार्मूले में x की पॉसिबल वैल्यूज़ पुट करेंगे। x हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हम n तक जा सकते हैं, तो 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 और 4। ये तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x आ गई। यहाँ पे p ऑफ x का फार्मूला वो यही रहेगा, 4cx 1/6 की पावर x और 5/6 की पावर 4 माइनस x। इस फार्मूले में आप वैल्यूज़ पुट कर दें। जी, वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे आप,
आप सबसे पहले x की वैल्यूज़ 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3। हम यहाँ लिखेंगे 4c0, 1/6 की पावर 0, 5/6 की पावर 4 माइनस 0। यहाँ पे लिखेंगे 4c1, 1/6 की पावर x की वैल्यू 1 है, और 5/6 की वैल्यू हम लिखेंगे 4 माइनस 1 क्योंकि x 1 है। 4c2, 1/6 की पावर 2, और 5/6 की पावर हम लिखेंगे 4 माइनस 2। यहाँ पर 4c3, 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर 4 माइनस 3, और लास्ट में 4c4 और 1/6 की पावर 4 और 5/6 की पावर 4 माइनस 4। अब इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। आपने कैलकुलेटर से जब सॉल्व करना है तो सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है, आपके पास आंसर आ जाएगा 625 ओवर 1296। यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आया? 625 ओवर 1296। 4c1, जब आपने 1 वाले को क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 ओवर 1296। अब आपने 2 के साथ जब आपने सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया 150, तो 150 ओवर 1296। और 3 के साथ जब आपने सॉल्व किया तो 20 ओवर 1296, और जब आपने 4 के साथ सॉल्व किया तो 1 ओवर 1296। इन तमाम वैल्यूज़ का टोटल करेंगे तो वो आपके पास 1 आ गया। इसके बाद उसने पूछा हुआ था थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, राइट डाउन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, ऑफ 1, ऑफ 2, ऑफ 3, ऑफ 4। इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमने क्या करना था? कैपिटल N को P ऑफ X के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? अब आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल N हमारे पास क्या है। सब बच्चों को मालूम है कैपिटल N की वैल्यू क्या है? कैपिटल N हमारे पास है जनाब 108। इसको मल्टीप्लाई किया 625 ओवर 1296 के साथ। 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 500 ओवर 1296 के साथ, और इसी तरह 108 को मल्टीप्लाई करते हैं 150 ओवर 1296 के साथ, और 108 को ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 ओवर 1296 और 1 ओवर 1296, और इसका टोटल इट्स मस्ट बी इक्वल टू 108 होगा जी। अब हम देखते हैं जब आपने पहली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या बनी? वो बन गई 52.08। 52.08, फिर 108 को मल्टीप्लाई किया 500 ओवर 1296 के साथ, तो 41.67। आपने 108 को मल्टीप्लाई किया 150 ओवर 1296 के साथ, तो वो आपके पास आ गया 12.50। 108 को मल्टीप्लाई किया 20 ओवर 1296 के साथ, तो 1.67, और लास्ट में आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 108 को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 1296 के साथ, तो वो 0.08 आ गया। 0.08। अब इन तमाम को मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास मल्टीप्लाई नहीं, प्लस किया तो वो आपके पास आ गया 108। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो आखिरी बात पूछी हुई है वो ये पूछी हुई है कैलकुलेट द मीन नंबर। मीन मालूम करना है आपने। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैसे मालूम करते हैं? समेशन एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। आपने x इंटू पी ऑफ एक्स बनाना है और उसको सम कर लें। लास्ट कॉलम बनाएं जी, x इंटू पी ऑफ एक्स।
ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है और p ऑफ x की वैल्यू ये है। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 500/1296। जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ गया 300/1296। क्या आंसर आया? 300/1296। आपने 3 को जब मल्टीप्लाई किया इस पूरी रकम के साथ जी, तो आपके पास आंसर आ गया 60/1296। और फाइनल 1 को जब आपने मल्टीप्लाई किया p ऑफ x इसके साथ 4 के साथ, तो 4/1296 आ गया। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन तमाम कॉलम्स का टोटल कर लेंगे। इन तमाम कॉलम्स का टोटल करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इन तमाम कॉलम्स का टोटल करते हैं तो वो आपके पास आ गया 500, फिर प्लस 300, फिर प्लस 60 और फिर प्लस 4। तो ये 864/1296। यहाँ पे आप 864/1296 लिखते हैं और इसको डिवाइड कर दें किस पर, इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो आपके पास आंसर है इसको आपने डिवाइड किया 1296 के साथ, 1296 1296। तो आपके पास आंसर आ गया 2/3, जिसे हम 0.666 कह सकते हैं। ये आपके पास 2/3 जिसे हम 0.6667 भी कह सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चों को ये सवाल समझ आ चुका होगा। इससे आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इस पैटर्न से चेंज्ड हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वो करेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।